अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा सीआरपीसी की सीरीज़ के अंदर डिस्चार्ज। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डिस्चार्ज क्या होता है, पुलिस क्या डिस्चार्ज कर सकती है बंदे को, मजिस्ट्रेट कब डिस्चार्ज कर सकता है, डिस्चार्ज बंदा किन तरीक़ों से हो सकता है, कितने तरीक़ों से हो सकता है, और डिस्चार्ज का मतलब क्या है, और डिस्चार्ज के बाद क्या बंदे को, मुलज़िम को दोबारा बुलाया जा सकता है या नहीं बुलाया जा सकता, और डिस्चार्ज आर्डर के ख़िलाफ़ रेमेडी क्या मौजूद है। डिस्चार्ज आर्डर अगर कोई मजिस्ट्रेट पास करता है तो उसके अंदर कौन सी कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है, क्या किसी और अदालत का ट्राई करने वाला ऑफेंस वाला बंदा इस मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज कर सकता है या नहीं कर सकता। इन सारी बातों को आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ रिलेट करते हैं सेक्शन 63, सेक्शन 169 और सेक्शन 173 का सब क्लास 3 सीआरपीसी। ये तीन सेक्शंस बेसिकली डील करते हैं डिस्चार्ज के साथ। और इसके साथ हम एक केस ला डिस्कस करेंगे, पीएलडी 2001 लाहौर, पेज नंबर 271। ये एक लैंडमार्क जजमेंट दी है आसिफ सईद खोसा साहब ने, जिसके अंदर उन्होंने डिटेल से बताया है कि डिस्चार्ज के बारे में क्या मतलब है, क्योंकि डिस्चार्ज को लेकर लोगों की बहुत कन्फ्यूजन्स थी और बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे, और डिस्चार्ज को लेकर लोगों के कंसेप्ट क्लियर बिल्कुल भी नहीं थे। लोग समझते थे कि डिस्चार्ज से मुराद है कि बंदे को अब एक्विट कर दिया गया है, अब उसका दोबारा ट्रायल भी नहीं चलाया जा सकता और उसको दोबारा बुलाया भी नहीं जा सकता, और इस स्टेज पर तो उसको डिस्चार्ज भी नहीं किया जा सकता, और पुलिस तो बंदे को डिस्चार्ज भी नहीं कर सकती। इस किस्म की बहुत सी क्यूरीज थी जिनको उन्होंने इस केस ला के अंदर डिस्कस किया है और फिर उनका उन्होंने हल बताया है, और डिस्चार्ज को उन्होंने इंटरप्रेट किया है और बताया है कि डिस्चार्ज क्या है। और फिर उसके बाद उन्होंने इस जजमेंट के अंदर लिखा है कि इस जजमेंट को हर पुलिस तक भी पहुंचाएं, पुलिस स्टेशन तक पहुंचाएं, और अवामुन्नास तक पहुंचाएं, और इनको सारे जुडिशल ऑफिसर्स तक, तमाम अदालतों तक पहुंचाया जाए, ताकि अब डिस्चार्ज को लेकर लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो इसके अंदर हम डिस्चार्ज को डिस्कस करते हैं। डिस्चार्ज का बेसिकली मतलब ये होता है कि डिस्चार्ज टेम्परेरी रिलीज़ है, आर्जी तौर पर बंदे की रिहाई है। डिस्चार्ज का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि जब बंदे को डिस्चार्ज कर दिया गया है तो अब वो दोबारा बुलाया भी नहीं जा सकता, उसको दोबारा समन नहीं किया जा सकता, उसको दोबारा शामिल तफ्तीश नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके ख़िलाफ़ तो एफ़आईआर ख़त्म हो गई है। इस तरह की कोई भी बात नहीं है। डिस्चार्ज के बाद बंदे को बुलाया भी जा सकता है, उसको समन भी किया जा सकता है, उसका चार्ज भी फ्रेम हो सकता है, उसको ट्राई भी किया जा सकता है, क्योंकि डिस्चार्ज एक्विट नहीं है। एक्विट होता है ट्रायल के दौरान या ट्रायल के बाद, और डिस्चार्ज तो बेसिकली ट्रायल से पहले का प्रोसीजर है, और ट्रायल तो अभी शुरू ही नहीं हुई, तो फिर एक्विट की तो कोई बात ही पैदा नहीं होती। तो इसके अंदर हम आज इन बातों को डिस्कस करेंगे, और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 63। तो सेक्शन 63 के अंदर ये बताया गया है कि किसी भी बंदे को 3 तरीके से डिस्चार्ज किया जा सकता है। कौन से 3 तरीके? एक तरीका तो है बेल का, जो कि बिल्कुल एक अलग टॉपिक है और उसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरा है कि उसके ज़ाती मुचलके के ऊपर, और तीसरा है कि मजिस्ट्रेट के स्पेशल ऑर्डर के ऊपर। इन दो तरीक़ों को आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अब अपने ज़ाती मुचलके के ऊपर कैसे उसको छोड़ा जाएगा, और मजिस्ट्रेट का ऑर्डर क्या होगा। ज़ाती मुचलका ये होगा कि जब भी कोई एफ़आईआर होगी, एफ़आईआर के बाद बंदे को गिरफ़्तार किया जाएगा, तो गिरफ़्तार करने के बाद पुलिस बाउंड है कि उसको सेक्शन 62 के तहत कि उनको 24 घंटे के अंदर पुलिस के सामने पेश करें। अब अगर पुलिस ने बंदे को गिरफ़्तार करने के बाद और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले कुछ तफ्तीश की है, और तफ्तीश के अंदर पुलिस को यह लगता है कि हमें इस बंदे के ख़िलाफ़ कोई एविडेंस नहीं मिल रहा, और इसके ख़िलाफ़ कोई करबोरेटिंग एविडेंस भी नहीं है, कोई इस तरह का एविडेंस नहीं है कि इसने ये ऑफेंस कमिट किया है, तो फिर पुलिस के पास ये पावर है कि पुलिस उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करने से पहले उससे उसका ज़ाती मुचलका लेकर और उसको वहीं पर थाने के अंदर ही रिहा कर देगी, डिस्चार्ज कर देगी, और उससे शॉर्टिस के साथ या शॉर्टिस के अलावा, ये फिर आईओ की मर्ज़ी होगी। और उसको कह दिया जाएगा कि आपको जब भी बुलाया जाएगा, फिर आपने या मेरे सामने, वो आईओ कहेगा, या फिर आपने उस मजिस्ट्रेट के सामने जो कॉग्निजेंस इस ऑफेंस में लेने के लिए कॉम्पिटेंट है और वो इस केस को ट्राई कर सकता है, आपने उसके सामने फिर अपीयर होना होगा, तो फिर उस बंदे को वहीं पर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं होगा कि उस बंदे के ख़िलाफ़ केस भी ख़त्म हो गया, उसके ख़िलाफ़ एफ़आईआर भी ख़त्म हो गई और उसको अब दोबारा बुलाया नहीं जा सकता। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है, बल्कि डिस्चार्ज है ही टेम्परेरी रिलीज़, और उसको दोबारा बुलाया जा सकता है। उसके बाद पुलिस क्या करेगी? पुलिस अब उसके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती रहेगी, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान कहीं भी पुलिस को अगर लगता है कि इसके ख़िलाफ़ एविडेंस आ गया, तो पुलिस उसको दोबारा तलब भी कर सकती है और गिरफ़्तार भी कर सकती है, लेकिन मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेकर। वो आगे हम केस ला के अंदर डिस्कस करते हैं।
तो फिर उसके बाद पुलिस उस बंदे को जैसे रिहा कर देगी, डिस्चार्ज कर देगी, फिर पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने 173 की रिपोर्ट जमा कराएगी। चालान नहीं करेगी उसको, क्योंकि उसको अगर चालान करना होता तो फिर तो उसको पकड़ लेते, यानी कि उसको छोड़ते नहीं। और हमें ये भी बात समझनी चाहिए कि हर 173 की रिपोर्ट चालान नहीं होती। तो पुलिस ने अगर उसको चालान नहीं करना और पुलिस ने समझा है कि इसको अब मजिस्ट्रेट के सामने चालान के लिए, मुकदमे के लिए पेश नहीं करना, तो उसको इसलिए डिस्चार्ज किया था। लेकिन उसकी 173 की रिपोर्ट जाएगी और 173 की रिपोर्ट के अंदर अगर वो अकेला था तो अकेला, वरना उसके साथ और भी मुल्ज़मान थे, तो फिर बाकियों को अगर पुलिस ने चालान किया तो उनको खाना नंबर 3-4 के अंदर और इसका नाम खाना नंबर 2 के अंदर पुलिस लिखेगी और मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगी। अब मजिस्ट्रेट ने क्या करना है, अब मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि मजिस्ट्रेट देखता है कि नहीं, इसके ख़िलाफ़ पुलिस ने जो इसको डिस्चार्ज किया है इसके ख़िलाफ़ तो एविडेंस मौजूद है और इसको तो बुलाना चाहिए। और जैसे खाना नंबर 3-4 वालों को समन करना है और उनको मुकदमे के लिए बुलाना है, उनके सामने चार्ज फ्रेम करना है, इसको भी वैसे ट्रायल फेस करने के लिए बुलाया जाए तो पुलिस उसको भी बुला सकती है और मजिस्ट्रेट उसको भी बुला सकता है। और जैसे खाना नंबर 3-4 वालों को समन करेगा, खाना नंबर 2 वाले को भी साथ में समन कर सकता है। एक ये हो गया। दूसरा, यहाँ मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट ये कर सकता है कि जैसे मजिस्ट्रेट के सामने वो चालान आया, वो 173 की रिपोर्ट आई, उसने देखा कि जो पुलिस ने इस बंदे को डिस्चार्ज कर दिया और इसका नाम खाना नंबर 2 के अंदर लिख दिया है, तो फिर पुलिस ने ठीक किया है, इसके खिलाफ एविडेंस नहीं है, तो फिर मजिस्ट्रेट वहाँ पर क्या करेगा, मजिस्ट्रेट उसका वो जो बांड पुलिस ने जो ज़ाती मुचलका उससे लेकर उसको डिस्चार्ज किया था, यहाँ मजिस्ट्रेट उसका वो ज़ाती मुचलका भी ख़त्म कर देगा और उसको बिल्कुल आज़ाद कर देगा जैसे उसके ख़िलाफ़ कोई केस था ही नहीं। तो मजिस्ट्रेट के पास यहाँ पर ये पावर्स भी मौजूद है और उसको बिल्कुल आज़ाद भी कर सकता है। उसके बाद एक तरीका ये हो गया ज़ाती मुचलके वाला। दूसरा तरीका ये है कि मजिस्ट्रेट का स्पेशल ऑर्डर। और मजिस्ट्रेट का स्पेशल ऑर्डर क्या होगा, पुलिस एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद पुलिस ने बंदे को गिरफ़्तार किया, गिरफ़्तार करने के बाद पुलिस ने बंदे को मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में पेश किया। 24 घंटे में पेश करने के बाद पुलिस ने उनका रिमांड मांगा, रिमांड में पुलिस को रिमांड मिल गया। मजिस्ट्रेट ने देखा कि हाँ एविडेंस मौजूद है और ग्राउंड्स मौजूद हैं, सफिशेंट ग्राउंड्स मौजूद हैं, तो रिमांड देना चाहिए। तो मजिस्ट्रेट ने उसका रिमांड दिया। रिमांड ऑर्डर के अंदर मजिस्ट्रेट ने लिख दिया कि मैंने इस वजूहात के ऊपर रिमांड दिया है, पुलिस ने आईओ ने मेरे सामने ये ग्राउंड्स रखे हैं और मुझे ये ग्राउंड्स वेल फाउंडेड लग रहे हैं, तो इसका रिमांड देना चाहिए। मैं आज रिमांड दे रहा हूँ और इतने दिनों का दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 2 दिन का दे रहा हूँ, तो आज की तारीख से लेकर फ़लाँ उस 2 दिन के बाद वाली तारीख के ऊपर इस बंदे को लाजमी मेरे सामने पेश करना होगा। ये मजिस्ट्रेट रिमांड ऑर्डर के अंदर लिखता होता है। तो जैसे उसका पुलिस अब रिमांड लेकर चली गई, अब 2 दिन पुलिस ने तफ्तीश की, तफ्तीश के बाद पुलिस को लगा कि इस बंदे के ख़िलाफ़ एविडेंस नहीं है, हमें इसकी मज़ीद गिरफ़्तारी अब नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसके ख़िलाफ़ एविडेंस नहीं आ रहा, तो इसकी गिरफ़्तारी किस बिना पर हो रही है। तो फिर जब जैसे उसके रिमांड वाले दिन पूरे होंगे, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, तो अब पुलिस वहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने रिक्वेस्ट करेगी कि हमें इस बंदे की मज़ीद गिरफ़्तारी मतलूब नहीं है, आप इसको डिस्चार्ज कर दें। अब यहाँ पुलिस की पावर ख़त्म हो चुकी है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस रिमांड के लिए बंदे को ले जाए और वहाँ पर जाकर 169 के तहत उसको रिलीज़ कर दे, डिस्चार्ज कर दे। अब रिमांड लेने के बाद पुलिस के पास ये पावर मौजूद नहीं है। अब अगर वो उसको डिस्चार्ज करना चाहते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मजिस्ट्रेट के स्पेशल ऑर्डर के मुंतज़िर होंगे। तो वो मजिस्ट्रेट के सामने रिक्वेस्ट रख देंगे, मजिस्ट्रेट देखेगा कि इसको डिस्चार्ज करना चाहिए तो मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज कर देगा। अगर मजिस्ट्रेट समझता है कि डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए तो मजिस्ट्रेट उसको डिस्चार्ज नहीं करेगा। और अगर यहाँ पर मजिस्ट्रेट उसको डिस्चार्ज कर देता है तो इसका कतन ये मतलब नहीं होगा कि उसके ख़िलाफ़ एविडेंस भी ख़त्म, उसके ख़िलाफ़ तफ्तीश भी ख़त्म और उसके ख़िलाफ़ एफआईआर भी ख़त्म। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होगा। अगर बाद में तफ्तीश के दौरान मजिस्ट्रेट को पता चलता है, मजिस्ट्रेट के सामने कोई बात आती है कि इसको समन करना चाहिए और इसको दोबारा बुलाना चाहिए और इसका ट्रायल शुरू करना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट उसको दोबारा बुला सकता है और उसका ट्रायल शुरू कर सकता है, क्योंकि डिस्चार्ज एक्विटल बिल्कुल भी नहीं होता। एक्विटल में ये होता है कि एक दफ़ा बंदा एक्विट हो गया तो दोबारा उसका ट्रायल नहीं चलाया जा सकता, दोबारा उसको सज़ा नहीं हो सकती, उसका मुकदमा नहीं चलाया जा सकता उसी केस के अंदर। लेकिन डिस्चार्ज तो ऐसी चीज़ है ही नहीं। डिस्चार्ज में तो अभी ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ, अभी मुकदमा शुरू ही नहीं हुआ, तो फिर उसको दोबारा बुलाया भी जा सकता है और उसके ख़िलाफ़ मुकदमा भी चलाया जा सकता है। तो आगे हम केस लॉ के अंदर डिटेल से डिस्कस करते हैं कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स। उन्होंने आसिफ सईद खोसा साहब ने फिर एक लैंडमार्क जजमेंट दिया जिसके अंदर उन्होंने डिस्चार्ज के टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर दिया और इस जजमेंट को पढ़ने के बाद किसी का भी डिस्चार्ज के बारे में कंसेप्ट ख़राब नहीं रह सकता और कंसेप्ट क्लियर होकर ही रहेगा। केस लॉ PLD 2001 271 लाहौर, इसके अंदर
जस्टिस साहब ने बहुत डिटेल से बताया है और डिस्चार्ज को बड़े अच्छे से उन्होंने डिस्कस किया है। उन्होंने बताया कि डिस्चार्ज का ताल्लुक सिर्फ बंदे की कस्टडी से है, उसकी ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन के साथ बिल्कुल नहीं है। यानी कि उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है, उसकी ट्रायल भी हो सकती है, बस सिर्फ उसकी कस्टडी से उसको टेम्परेरी टाइम के लिए उसको डिस्चार्ज किया जाता है। इसका डिस्चार्ज का ये मतलब है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जब भी कोई मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है तो वो बंदे को डिस्चार्ज भी कर सकता है। अब यानी कि अगर बंदा है किसी और अदालत का, यानी कि ट्रायल किसी और अदालत ने चलाना है, लेकिन मजिस्ट्रेट अगर कॉग्निजेंस ले सकता है तो फिर वो उसको डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 302 का मुजरिम है, 376 का मुजरिम है, तो उसने अब ट्रायल फेस करना है सेशन में, लेकिन मजिस्ट्रेट उसकी कॉग्निजेंस ले सकता है, तो मजिस्ट्रेट अब सेशन के ट्रायल वाले और 302 कत्ल वाले बंदे को भी डिस्चार्ज कर सकता है अगर उसके खिलाफ एविडेंस मौजूद नहीं है मौके के ऊपर, तो ये भी हो सकता है। और लेकिन अगर एक दफ़ा ट्रायल कोर्ट ने, जिसने उसका केस ट्रायल करना है, उसने कॉग्निजेंस ले ली तो फिर उसके बाद उसको डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। और पुलिस ने उस बंदे को गिरफ़्तार ठहराया है, गुनहगार ठहराया है या नहीं ठहराया, इस बात का मजिस्ट्रेट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। पुलिस चाहे बंदे को बेगुनाह साबित करके भी खाना नंबर 2 में डाल कर दे दे, मजिस्ट्रेट उसको डिस्चार्ज कर सकता है। पुलिस अगर बंदे को गुनहगार साबित करके उसका रिमांड मांगने के लिए आए, मजिस्ट्रेट वहाँ पर भी देखता है कि अगर इसको डिस्चार्ज करना चाहिए बल्कि गुनहगार नहीं लग रहा, तो मजिस्ट्रेट उसको वहाँ पर भी डिस्चार्ज कर सकता है। तो डिस्चार्ज का ताल्लुक सारा का सारा और केस बंदे की गुनहगारी और बेगुनाही का ताल्लुक मजिस्ट्रेट के साथ है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के साथ नहीं है। और एक बंदा डिस्चार्ज हो गया, उसका ये मतलब नहीं है कि उसके खिलाफ एफआईआर ख़त्म या उसकी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म। उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है, पुलिस किसी भी स्टेज पर उसको दोबारा इन्वेस्टिगेशन के साथ एसोसिएट कर सकती है, उसको इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर सकती है, उसको गिरफ़्तार भी दोबारा कर सकती है, लेकिन उसके लिए एक फॉर्मल परमिशन लेनी होगी मजिस्ट्रेट से और उसके बाद उसको गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। और मजिस्ट्रेट का ये जो ऑर्डर होता है, ये मजिस्ट्रेट का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता है, जुडिशल ऑर्डर नहीं होता। इसके खिलाफ रिवीजन लाई नहीं करती बल्कि इसके खिलाफ रिट पटिशन लाई करती है। आर्टिकल 199 की कॉन्स्टिट्यूशनल रिट पटिशन लाई करती है। और मजिस्ट्रेट का ये जो ऑर्डर होता है ये डिस्क्रिशनरी ऑर्डर होता है, ये मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशनरी पावर है। वो चाहे तो बंदे को डिस्चार्ज करे, चाहे तो बंदे को डिस्चार्ज ना करे। और अगर वो ये अपनी पावर इस्तेमाल करता है तो इसके अंदर कोई भी और फोरम, कोई भी हाई फोरम भी इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता, हाई कोर्ट भी इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती जब तक कि स्ट्रांग और कंपेलिंग ग्राउंड्स मौजूद ना हो। इस केस लॉ को पढ़ने के बाद हमें डिटेल में पता चल जाता है कि डिस्चार्ज बेसिकली क्या है, डिस्चार्ज का मतलब क्या है और डिस्चार्ज के बाद पुलिस और मजिस्ट्रेट के पास क्या क्या पावर्स और रेमेडीज़ मौजूद हैं। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर डिस्चार्ज से रिलेटेड। उम्मीद है कि डिस्चार्ज को लेकर आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।